हेलो एवरीवन। और आज ये लीनियर प्रोग्रामिंग की सीरीज का लास्ट चैप्टर है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन से लेकर के आपका फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देयर कन्वर्जन, वो सब देखा। उसके बाद हमने सिंप्लेक्स, बिग एंड, टू फेज, ये सारे मेथड कवर करते हुए हम लास्ट लेक्चर में पहुंचे थे डुअलिटी कॉन्सेप्ट पे। तो वहां हमने डुअलिटी कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन देखा था और आज के लेक्चर में हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म करने वाले हैं अपनी। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अगर आपको देखना है कि हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके टॉपिक्स खत्म करे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो है शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ डुअल। डुअलिटी के पिछले लेक्चर में मैंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात की थी, तो आज उस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे यहां पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से। उसके बाद एलपीपी को सॉल्व करने के लिए डुअलिटी मेथड, देन डुअल सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व एलपीपी, कि एलपीपी को सॉल्व करने के लिए डुअल सिंप्लेक्स मेथड क्या है और इन दोनों मेथड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनके जो नाम है उनमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि डुअलिटी मेथड और डुअल सिंप्लेक्स मेथड एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही मेथड अलग होते हैं। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, ये है वो इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसकी हम बात कर रहे थे कि द डुअल ऑफ एन एलपीपी इज प्राइमल, यानी कि आपको जो गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, आपने पहले उसका डुअल निकाला, फिर जो उसका डुअल आया उसका जब अगेन आप डुअल निकालेंगे तो आप वापस उसी गिवन प्रॉब्लम पर पहुंच जाएंगे जो आपको दी गई थी, जो आपकी प्राइमल प्रॉब्लम थी। तो इसको प्रूव करते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से प्रूव होगा। तो कंसीडर करते हैं कि कंसीडर द प्राइमल प्रॉब्लम इज, तो हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमम z इक्वल्स टू, तो इसको हम जनरली जो हमारी कैनोनिकल फॉर्म है उसमें लेकर के चलते हैं इसको हम, कि Cx एंड सब्जेक्टेड टू Ax लेस देन इक्वल्स टू B। तो ये क्या हो गया, हमारी जो गिवन प्राइमल प्रॉब्लम है उसकी ये कैनोनिकल फॉर्म में हमने उसको ले लिया, जहां पर ये जो आपका x है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 में। तो अब जो इसका डुअल आएगा, तो ये तो हमारी गिवन प्रॉब्लम है फर्स्ट, जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है ये है। नाउ द डुअल ऑफ गिवन एलपीपी इज, अभी जो गिवन एलपीपी है इसका डुअल, तो मैक्सिमाइजेशन का डुअल क्या होगा, मिनिमाइजेशन, तो क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ ZD, हियर D रिप्रेजेंट द डुअल, इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या देखा था कि भाई ये जो B है ये क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें आपके सारे BIs आते हैं, B1 B2 अप टू ये जितने भी होते हैं BM, तो उसका ट्रांसपोज होकर यहां आ जाता है, तो क्या हो गया B ट्रांसपोज। अब यहां पे हम वेक्टर्स कुछ अलग ले लेते हैं, तो हम यहां पे मान लेते हैं Y इस तरीके से, एंड सब्जेक्टेड टू, अब ये AX भी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, A ट्रांसपोज Y, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, सॉरी लेस देन इक्वल टू का साइन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में, एंड इट बिकम्स C ट्रांसपोज, जहां पर C हम क्या मानते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं कि आपके C1 C2 अप टू Cn। अगर आप कॉलम में लेके चलते हैं तो यहां पे ट्रांसपोज आएगा, तो यहां से ट्रांसपोज हट जाएगा। वो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम डुअल को अपने जो है डुअल को किस तरीके से कैनोनिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं यहां पर, तो ये क्या हो गया हमारा डुअल, जहां पर ये जो आपका y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 में। अब इस डुअल से हमें अगेन क्या फाइंड करना है, इस डुअल से अगेन हमें फाइंड करना है इसका डुअल, इस डुअल का भी फिर से डुअल हमें फाइंड करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भाई मैक्सिमम का डुअल क्या होता है, मिनिमाइजेशन, तो मिनिमाइजेशन का डुअल क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन, तो ये कन्वर्ट होके बन जाएगा देन द डुअल ऑफ एलपीपी इन सेकेंड। जो सेकंड में जब आपकी एलपीपी निकली जो आई है, इसका जो डुअल आप फाइंड करेंगे, तो मिनिमाइजेशन का डुअल क्या होता है,
इज इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइजेशन, इसको हम मान लेते हैं जेड स्टार डी इज इक्वल्स टू, अब ये यहां पे सी ट्रांसपोज, अब ये ऊपर जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा सी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज। अब वेक्टर्स y की जगह हम ले लेते हैं सपोज w, यहां पर कंस्टेंट की बात करें तो जैसे कि हमें पता है अगर हमारी एलपीपी मिनिमाइजेशन में होगी तो कंस्टेंट का साइन क्या होगा लेस देन इक्वल टू, तो जब इसका डुअल आएगा तो ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज होगा w, अब ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू, अब ये बी ट्रांसपोज है ये यहां जाएगा और अगेन इसका क्या होगा ट्रांसपोज, जहां पर जो आपका w है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के। तो यहां हमने कुछ नहीं करा, जो पिछले लेक्चर में हमने डुअल की जो डेफिनेशन देखी थी लगातार उसी का हमने यूज कर दिया दो बार। एक बार और समझा देता हूं, ढंग से देखिएगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ z है cx, कंस्टेंट है आपके ax इज लेस देन इक्वल टू b, लेस देन इक्वल टू हमने क्यों लिया क्योंकि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो जब इसका डुअल बनेगा वो मिनिमाइजेशन का होगा, तो हम क्या देखते हैं कि भाई जो मैट्रिक्स यहां होती है उसका ट्रांसपोज चला जाता है यहां, और जो मैट्रिक्स यहां होती है उसका ट्रांसपोज आ जाता है यहां, वो हमने रिप्लेस कर दिया। हमारे जो डिसाइडिंग वेरिएबल्स है वो चेंज हो जाते हैं, x से y हमने यहां y बना दिया। तो अब ये मिनिमाइजेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कि जब आपका मिनिमाइजेशन में है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए कि भाई सारे कंस्टेंट इस साइन के होने चाहिए। तो अब इसका डुअल फाइंड कर देते हैं, तो इसका डुअल क्या आया, अब देखिए अगेन वही मिनिमाइजेशन का मैक्सिमाइजेशन। अब जो मैट्रिक्स यहां है उसका ट्रांसपोज, तो यहां क्या है ट्रांसपोज ऑफ टी सी, देन सी का अगेन ट्रांसपोज, फिर से हमने वेरिएबल w ले लिए। अब यहां देखिए जो मैट्रिक्स यहां है कंस्टेंट में उसका ट्रांसपोज, ये हो गया उसका ए का 2 बार ट्रांसपोज। ऐसे ही जब ये ऊपर गया था तो इसका ट्रांसपोज ऊपर आया था, इसका ट्रांसपोज यहां आया था, तो जब इसका ट्रांसपोज ऊपर चला गया तो ये ट्रांसपोज यहां जाएगा। तो भाई देखिए यहां पे क्या है आपका बी ट्रांसपोज, उसका डबल ट्रांसपोज यहां आ गया। तो अब इसको आप चेंज कर दीजिए। अब इतनी तो मैट्रिक्स हमने पढ़ी है कि अब हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज किया जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। तो अब आपकी प्रॉब्लम जो है कन्वर्ट हो गई है मैक्सिमम z स्टार d इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि c w सब्जेक्टेड टू a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि a w लेस देन इक्वल्स टू s। इसी तरीके से b का 2 बार ट्रांसपोज यानी कि b w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर आप ये जो फोर्थ इक्वेशन में जो आपकी एलपीपी आई है, ध्यान से देखिए, फोर्थ में जो एलपीपी आई है और जो फर्स्ट में एलपीपी आई है, इनको जरा गौर कीजिए। मैक्सिमाइजेशन फंक्शन सी इंटू डिसाइडिंग वेरिएबल मैट्रिक्स, सी इंटू डिसाइडिंग वेरिएबल मैट्रिक्स, ए इंटू डिसाइडिंग वेरिएबल मैट्रिक्स, ए इंटू डिसाइडिंग वेरिएबल मैट्रिक्स, लेस देन इक्वल टू बी बी डिसाइडिंग वेरिएबल मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिसाइडिंग वेरिएबल मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों ही प्रॉब्लम्स आपकी क्या हैं आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इसका मतलब अब ये क्या है डुअल का डुअल और डुअल इज प्राइमल, तो वापस आपके पास क्या आ गई प्राइमल प्रॉब्लम आ गई। और यही हमें प्रूव करना था कि भाई इस प्राइमल प्रॉब्लम के अगर डुअल का डुअल निकाला जाए यानी कि 2 बार अगर डुअल फाइंड किया जाए तो प्राइमल प्रॉब्लम ही वापस आ जाएगी, और जो कि हम देख चुके यहां पर। सिंपल सी चीज थी, कुछ नहीं करा हमने, कोई फालतू लैंग्वेज नहीं डालनी आपकी, अपने हिसाब से थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कंक्लूजन स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कि अगर हम कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को, तो इतनी तो इंग्लिश आप लोगों को आती है, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं आखिर हम, तो इतना तो हमें पता है। तो बस हमने क्या करा, केवल 2 बार डुअल की डेफिनेशन फॉलो करी सिर्फ, और कुछ नहीं करा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी थ्योरम है, आएगी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी, मार्क्स फुल है क्योंकि सिंपल है, बिल्कुल फ्री के नंबर है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डुअलिटी मेथड क्या होता है टू सॉल्व एलपीपी। अब डुअलिटी मेथड टू सॉल्व एलपीपी कि किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को किस तरीके से हम डुअलिटी मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, मींस उसके डुअल के थ्रू। तो अगर डुअल की डेफिनेशन जो मैंने कल आपको बताई थी, अगर उस डेफिनेशन को ध्यान से देखा जाए तो डेफिनेशन क्या थी, द अपोजिट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम टू द गिवन एलपीपी विद सिमिलर सॉल्यूशन। यानी कि भले ही जो डुअल निकला वो अपोजिट है लेकिन है रिलेटेड,
और दोनों का ही सॉल्यूशन सेम है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो इसका डुअल फाइंड करेंगे हम। तो अब देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का होगा तो सभी कंस्टेंट का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। याद आ रहा होगा आप लोगों को, अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा, और कल का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, पहला कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरा कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, दोनों तरफ -1 से इंटू करवा के। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x1 प्लस x3। अब x2 यहां नहीं है तो 0x2 यहां लिख देते हैं ताकि हमें सिंपल रहे मैट्रिक्स बनाने में। और यहां x3 नहीं है तो 0x3। साइन कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डुअल। देखिए अब इसका किस तरीके से प्रूव होती है, सॉल्यूशन किस तरीके से होता है इसका। तो मैक्सिमम ऑफ ZD, तो क्या बनेगा कि भाई ये जो यहां पर है ये चले जाएंगे ऊपर, तो 5y1 प्लस 6y2। अब साइन देख जाएंगे इसके, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है डुअल निकालने के लिए। -4 आपका ये y3। तो ये आ गया हमारे डुअल का ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। अब डुअल के कंस्टेंट किस तरीके से बनेंगे, सब्जेक्टिव 2, देखिए 2 2 3। अब ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स घूम जाएगी, 2 2 3 ऐसे है। अब हो जाएंगे इस तरीके से 2 2 3, y1 y2 y3। मैक्सिमाइजेशन में हुआ है तो साइन घूम जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका, अब अगली रो -3x2 x2 नहीं y1 -2y2 y3 कितना आएगा 0। यहां पे -3, इसके साइन देखना है हमें। तो 2 2 -3 इस तरीके से, -3 ये 0, यहां पे 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां पे 4 0 एंड +1, 4y1 प्लस 0y2 एंड प्लस y3 लेस देन इक्वल टू -1। जहां पर आपके y1 y2 y3 ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के। तो अब ये आ गया आपका इसका डुअल। तो अब इस डुअल को आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सिंप्लेक्स, बिगैम या टू फेज से सॉल्व किया था। बस ये छोटा सा काम आपको यहां करना है। तो अब सबसे पहले इसका हम कैनोनिकल फॉर्म यहां पे बना लेते हैं, कैनोनिकल फॉर्म से तो कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए देखिए, मैक्सिमाइजेशन में है क्या सभी बीआईज आपके पॉजिटिव हैं, नहीं, ये बीआई क्या है नेगेटिव। तो इस बीआई को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां पे अब देखिए डुअल, जब डुअल निकालना होता है, ये मैं बात मैंने पहले भी बताई थी कि जब आपको डुअल फाइंड करना है तब आरएचएस का साइन मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको सिंप्लेक्स, बिगैम या टू फेज से सॉल्व करनी है प्रॉब्लम को, तो आरएचएस का साइन मायने रखता है। तो यहां अब हमें क्या करना है भाई, डुअलिटी मेथड है तो डुअलिटी मेथड में बस एक स्टेप बढ़ जाता है कि आप डायरेक्ट लीनियर जो आपकी प्राइमल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करते, आप उसका डुअल निकालते हैं और उस डुअल को सॉल्व करते हैं। तो इस डुअल को अगर सॉल्व करना है तो भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा -4y1 -y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू है, स्लैक वेरिएबल आएगा s1 मान लिया, लेस देन इक्वल टू है स्लैक वेरिएबल आएगा s2 मान लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू है सरप्लस वेरिएबल आएगा p1 मान लिया, और सरप्लस वेरिएबल आएगा तो अपने साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लेके आएगा। अब a किया तो हमने a मान लिया, उसे सिंपल a। बिगैम का यूज मैं अक्सर करता हूं, मैं टू फेज से ज्यादा बिगैम को प्रेफरेंस देता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि ये टू फेज में बनती है 2 टेबल, लेकिन बिगैम में एक टेबल से काम हो जाते हैं, तो इसलिए बिगैम को प्रेफरेंस देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 5y1 प्लस 6y2 माइनस 4y3 प्लस 0s1 प्लस 0s2 इस तरीके से, प्लस 0p1 एंड माइनस ma।
ए क्या है आपका? आर्टिफिशियल वेरिएबल। नाउ कंस्टेंट्स, किस तरीके से फर्क पड़ेगा कंस्टेंट में? ये हो जाएगा 2y1 प्लस 2y2 माइनस 3y3 एंड प्लस s1 इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड कंस्टेंट माइनस 3y1 एंड माइनस 2y2 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 2। थर्ड कंस्टेंट ये जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना के निकाला है यहां पर, माइनस 4y1 एंड माइनस y3 माइनस p1 प्लस a इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका कि सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होता है, स्लैक वेरिएबल ऐड होता है, और जहां सरप्लस वेरिएबल आता है अपने साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करवाता है। तो अब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसको इजीली बिग एम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और बिग एम के और सिंप्लेक्स टू फेज के पहले भी कई क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, तो इसलिए इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। मेन क्या मोटिव था हमारा कि डुअलिटी मेथड क्या है उसका इंट्रोडक्शन देना, तो वो मैंने आपको बता दिया कि अब तक के जितने भी मेथड थे उसमें हम जो गिवन प्रॉब्लम है उसको ही सॉल्व करते थे, लेकिन डुअलिटी मेथड में जो गिवन प्रॉब्लम है उसका डुअल निकाला जाएगा और फिर उस डुअल को सॉल्व किया जाएगा, और जो डुअल का आंसर होगा वही होगा हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन इसके आप पहले भी बहुत कर चुके हैं, सिंप्लेक्स के, बिग एम के, टू फेज के, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, तो इसलिए इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड पे। अब वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अलग है, देखते हैं वो क्या है डुअल सिंप्लेक्स। तो ये है हमारा डुअल सिंप्लेक्स मेथड के लिए मैंने एक प्रॉब्लम ली है समझने के लिए कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इक्वल्स टू दिस एंड ये इसके कंस्टेंट्स हैं। तो ये मेथड डुअल सिंप्लेक्स मेथड डुअलिटी मेथड से इस तरीके से अलग है कि डुअलिटी मेथड में तो हम प्रॉपर डुअल फाइंड करते थे प्राइमरी प्रॉब्लम का, कि जो हमारी गिवन प्रॉब्लम थी उसका डुअल फाइंड करा, देन उस डुअल को जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उनकी हेल्प से सॉल्व कर दिया, हमें सॉल्यूशन मिल गया। यहां डुअल सिंप्लेक्स मेथड डुअल नहीं निकलवाता आपसे, नाम में डुअल यूज हो रहा है क्योंकि हमें यहां पर डुअल का एक रूल फॉलो करना है। वो क्या था जो हमने कल देखा था जब डुअलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू में होने चाहिए, और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन में है तो कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू में होने चाहिए। बस ये दो रूल यहां पे आपको फॉलो करने हैं। आरएचएस का साइन अगर चेंज करना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता आरएचएस के साइन से, आरएचएस का साइन प्लस हो माइनस हो कुछ नहीं देखना, कंस्टेंट का साइन देखना है। यही अंतर है नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड्स में और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में। नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड क्या कहते हैं कि भाई कंस्टेंट का साइन नहीं, आरएचएस का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, फिर कंस्टेंट के साइन के अकॉर्डिंग सरप्लस या स्लैक का यूज कर लेंगे हम। अगर आपको अभी ध्यान नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं सिंप्लेक्स, बिग एंड टू फेज के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे वो लेक्चर्स तो। और जिन लोगों ने देखे हैं तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग जो प्रीवियस मेथड्स हैं वो सभी पढ़ के आए, क्योंकि उसी के आगे हम बढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं, वहां जाकर के देख लीजिए एक बार। तो अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब हमारे क्या है मैक्सिमाइजेशन, तो कंस्टेंट किस में होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू में, तो बस ये ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइजेशन तो कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो अब ये देखिए आगे किस तरीके से, तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसको चेंज करेंगे -1 से इंटू करवा के दोनों तरफ, ये लेस देन इक्वल टू में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। अगेन फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो फिर साइन चेंज करवाया जाएगा, अगेन फिर लेस देन इक्वल टू है कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज इट इज। तो अभी हमारे कंस्टेंट हमारे सारे लेस देन इक्वल टू में हो गए। तो यहां पे आप अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो स्लैक वेरिएबल्स का नीड आएगा। तो पहले के लिए स्लैक वेरिएबल s1, दूसरे के लिए हमने ले लिया s2, तीसरे के लिए हमने ले लिया s3, चौथे के लिए हमने ले लिया s4। तो अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम। अब देखिए अब यूज करना है आपको सिंप्लेक्स नॉर्मल, जिस तरीके से सिंप्लेक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म बनती थी वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यहां बनानी है कि मैक्सिमम z इक्वल्स टू -3x1 -2x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2
प्लस 0s3 प्लस 0s4, देन कंस्टेंट x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी ये देखा जाएगा लेस देन इक्वल टू है ना, तो साइन चेंज कर दिया था हमने, माइनस x1 माइनस x2 एंड प्लस इज इक्वल्स टू -1, ये कंस्टेंट है हमारे, एंड s2 के लिए x1 प्लस x2 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 7, देन माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस s3 इज इक्वल्स टू -10, एंड देन x2 प्लस s4 इज इक्वल्स टू 3। चेंज कर दिया हमने सबको, स्लैक वेरिएबल हमने ऐड कर दिया यहां पे अपने। अब निकालेंगे इनिशियल सॉल्यूशन। देखिए यहां मैं बेसिक फिजिबल वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं यहां यूज कर रहा हूं इनिशियल सॉल्यूशन। इसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। तरीका वही निकालने का जिस तरीके से सिंप्लेक्स में निकालते थे, तो इसीलिए इसका नाम है डुअल सिंप्लेक्स, कि डुअल की एक प्रॉपर्टी फॉलो करी, सिंप्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करी, नया मेथड तैयार हो गया डुअल सिंप्लेक्स मेथड। इनिशियल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, जो हमारे गिवन डिसाइडिंग वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू रख देंगे 0। तो s1 भी आ गया हमारा -1, s2 आ गया हमारा 7, s3 आ गया हमारा -10 एंड s4 आ गया हमारा 3। तो अब देखिए यहां पर जो ये दो सॉल्यूशन है, एक -1 एक -10, ये दोनों ही सॉल्यूशन आपके नेगेटिव हैं, लेकिन फिजिबल सॉल्यूशन की कंडीशन कहती है कि जो सॉल्यूशन है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस वजह से ये फिजिबल नहीं है, ये केवल एक सॉल्यूशन है। तो अब सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करते हैं। यहां तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल से ही काम करा है हमने। डुअल का एक रूल फॉलो करना है, वही मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। अगर मैक्सिमाइजेशन में है तो सभी कंस्ट्रेंट के साइन ये लेस देन इक्वल टू होने चाहिए, मिनिमाइजेशन में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। सिंपल जिस तरीके से हम प्रॉब्लम को कैनोनिकल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हमने चेंज कर दिया। अब सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और देखते हैं इस सिंप्लेक्स टेबल में और नॉर्मल सिंप्लेक्स टेबल में केवल एक कॉलम का अंतर है और वो अंतर कहां है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां देखिए डुअल सिंप्लेक्स जो टेबल बनेगी कुछ इस तरीके की बनेगी कि पहला इक्वेशन सेम है, देखिए वैसे ही मैंने बनाया है, बी बेसिस कॉस्ट ऑफ बेसिस सीजे एक्सपी, और बेसिस में ये आ गया आपके चारों, जिस तरीके से हमने जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में लिखे हैं उनकी कॉस्ट। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें उनकी कॉस्ट 0 थी सबकी। एक्सबी जो उनकी वैल्यू है, यहां पे हमारे जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए x1 x2 s1 s2 वो सब लिख दिए। ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें उनकी कॉस्ट यानी कि कोएफिशिएंट -3 -2 x1 x2 का, बाकी सबके 0 लिख दे यहां पे। फिर यहां पे के कोएफिशिएंट देखिए -1 1 -1 0, इस तरीके से -1 1 -2 1, देन s1 पहले में बाकी किसी में नहीं है, s2 दूसरे में बाकी किसी में नहीं है, s3 तीसरे में बाकी कहीं नहीं है, इस तरीके से s4 फोर्थ में बाकी कहीं नहीं है। तो नॉर्मल सिंप्लेक्स टेबल जो होती थी उसमें जो मिनिमम रेशियो का कॉलम होता था वो होता था यहां पे, लेकिन यहां पर वो मिनिमम रेशियो का कॉलम होगा यहां नीचे, बस ये छोटा सा अंतर है। अब यहां निकाल लेते हैं z, जो हमारा मैक्सिमम z डेल्टा जे। z और डेल्टा जे निकालने का तरीका वही है, cb इंटू लिख देता हूं मैं एक बार ताकि आपको याद आ जाए कि z बराबर सिग्मा cb xb एंड डेल्टा j इज इक्वल्स टू cj माइनस सिग्मा xb xj। अब देखिए तो कितना आ गया 0। अब निकालते हैं डेल्टा j, तो किस तरीके से निकलेगा, cj -3, फर्स्ट कॉलम के लिए बात कर रहे हैं -3 माइनस, देखिए 0 0 0 0, तो क्या आ जाएगा सीधा -3। तो फर्स्ट इटरेशन में तो जो ऊपर होता है वही सीधे नीचे आ जाता है इन द केस ऑफ सिंप्लेक्स। बिगम और टू फेज के केस में अलग होता है, ये बात आपको याद होगी, लेकिन सिंप्लेक्स के केस में यही होता है। अब यहां पे कैसे पता चले कि कौन सा वेरिएबल मेरा इनपुट है और कौन सा वेरिएबल आउटपुट है। तो यहां पहले निकलेगा आपका आउटपुट वेरिएबल, किस तरीके से कि भाई आप एक्स भी देखिए, वहां हम पहले क्या मिलता था, हमें इनपुट मिलता था और उसके बाद रेशियो के हिसाब से हम आउटपुट निकालते थे, जो नॉर्मल सिंप्लेक्स होता है। डुअल सिंप्लेक्स में पहले आपको आउटपुट वेरिएबल मिलेगा जो आपका
आउटगोइंग है, जो बाहर जाएगा। तो अब XB में मोस्ट नेगेटिव क्या है, -10। तो बस ये जो S3 वाली रो है, ये तो S3 क्या हो गया आपका, आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेक्टर बोल लीजिए आप इसे। अब रेशियो कैसे निकलेगा, आप देखिए, कोरोस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कीजिए। -3 अपॉन -1 3, -2 अपॉन -2 1, 0 0 0 0, ठीक, यानी कि डेल्टा J अपॉन XO आउटगोइंग, जो कॉलम है आपका वेक्टर। अब इसमें देखिए मिनिमम, रेशियो ऑलवेज मिनिमम चेक करना है, मिनिमम क्या है 1, तो ये हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर x2। x2 इनकमिंग है इन द प्लेस ऑफ S3 के प्लेस पे, और ये हो गई आपकी की, -2 है आपकी की। सेकेंड इटरेशन स्टार्ट हो रहा है, S1 S2, अब S3 के प्लेस पे क्या आ गया, x2 S4 0 0, S2 की कॉस्ट है हमारी -2, S4 की कॉस्ट अगेन 0। अब काम वही करना है, अब ये तो सॉरी यहां तक नहीं, केवल कॉलम तो केवल इतना होगा ऊपर तक। की को बनाना है 1, तो -2 1 कब बनेगा, जब पूरी रो 1 अपॉन -2 से डिवाइड होगी। तो इस पूरी रो को, अब ये हो गया हमारी रो R1, रो R2, रो R3, रो R4। वही मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट सेम है, वैसे ही करना है। की 1 बनानी है, की के ऊपर भी 0, की के नीचे भी 0, तो इसको डिवाइड कर देते हैं -1/2 से। तो ये कितना हो गया 5, प्लस का 1/2, देन 1, देन 0 0, -1/2 0। अब यहां है -1, ये क्या है 1, 0 कब बनेगा, ऐड कर दिए दोनों। तो अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं, हम ऑपरेशन लगा रहे हैं यहां पे कि R1 प्लस न्यू R3, जो नई हमारी R3 आई वो, तो 5 प्लस -1 यानी कि 4, 1/2 प्लस -1/2, तो ये हो गया आपका माइनस का 1/2। इस तरीके से 1 -1 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, -1/2 प्लस 0, माइनस का 1/2 एंड अगेन 0। अब ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये ध्यान रखिएगा जिस रो में की है उसी रो का आपको यूज करना है, आपको ध्यान होगा। सिंप्लेक्स, बिग, टू फेज सब में सेम काम करा है, यहां भी वही काम होगा, बस इस कॉलम में अंतर है, बाकी तो वर्किंग रूल सेम ही है लगभग। तो अब हम क्या करेंगे, R2 माइनस न्यू R3, तो यहां देखिए 7 - 5 2, 1 - 1/2 1/2, इस तरीके से ये हो गया 0, ये भी 0, ये 1 एज इट इज, -1/2 एंड माइनस करेंगे तो प्लस का 1/2 एंड अगेन ये 0। अब इसको बनाना है 1, ये क्या है 1, तो हम क्या करेंगे यहां पे हमारा ऑपरेशन लग जाएगा यहां पे कि R4 माइनस करना पड़ेगा, माइनस न्यू R3, R4 में नया R3 माइनस कर देंगे, तो 3 - 5 -2, तो ये हो गया आपका। फिर इसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये 0 एंड 0 0 0, ये नहीं यहां पे चेंज होगा, प्लस का 1/2, प्लस 1/2 एंड 1। अब z कितना आ गया हमारा, z आ गया माइनस का 10। अब ध्यान से देखें तो यहां पे केवल एक ही नेगेटिव टर्म बची है, वही मोस्ट नेगेटिव है, यानी कि S4 हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर। डेल्टा जे निकालते हैं, आप डेल्टा जे फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा जे आपका आ जाएगा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए जो जो आपके यहां हैं, जैसे x2 है तो x2 का हमें पता है जो जो यहां पे वेक्टर्स होते हैं उनका 0 होता है, S1 का भी 0, S2 का भी 0, S4 का भी 0। इन दोनों को चेक कर लेते हैं। यहां पे -3
माइनस 0 0, यहां पे -1, अगेन 0, तो ये आ गया आपका -2, +1 हो गया -2। इसको चेक कर लेते हैं, तो यहां पे 0 माइनस, देखिए ये 0 क्योंकि यहां 0 है इनटू में, -1 इंटू -2 यानी कि +1, तो ये आ गया आपका -1। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई स्लैक और सरप्लस वेरिएबल तो इनकमिंग होते नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें एक ही x1 वेक्टर बचा है, तो हम सीधा सीधा x1 को इनपुट कर देंगे, या तो आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रेशियो में, क्या आ जाएगा यहां पे रेशियो अगर हम निकालें तो -2 अपॉन -1/2, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब 0 अपॉन में जब भी 0 होगा वो रेशियो चेक नहीं करते, नेगेटिव रेशियो आएगा उसको भी चेक नहीं करते, यहां भी अपॉन में 0 आएगा, यहां ये तो 0 आ जाएगा, ये अपॉन में 1 आएगा, तो क्या है यहां पे 4। इनकमिंग कौन है आपका, ये 4 ही बचा है, एक ही नॉन जीरो है, क्योंकि ये तो आपका स्लैक है, तो ऑलरेडी ये तो आपका बाहर जाना है, तो क्या बचा 4। तो ये जो आपका x1 वाला कॉलम है, ये अब x1 आपका इनकमिंग वेक्टर है और s4 आपका आउटगोइंग। रेशो जब मैंने मिनिमम रेशो निकलवाया तो मैंने उस समय भी आपको बताया था, अगर अपॉन में 0 या नेगेटिव आ जाता है तो उसको छोड़ देते हैं रेशो को, या रेशो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो 4 बचा यहां पे, सिर्फ एक 4 आया था, तो यही हमारा इनकमिंग बन गया, यानी कि अब s4 की जगह आ जाएगा x1। और जहां तक मुझे लगता है कि इस इटरेशन में हमारा आंसर आ जाना चाहिए s1 s2 x2 x1, बस ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, ऑर्डर उसी तरीके से मेंटेन करना है जैसे पहले हम करते आए थे, -2 -3। अब इस की को बनाना है 1, अगेन ये होगी हमारी रो r1 r2 r3 r4। अब देखिए -1/2 को 1 कैसे बनाएंगे भाई, +-2 से इंटू करवा के, अब -2 से जब आपने इंटू करवाई तो -2 इंटू -2 4 1 0 0 0 -1 -2। अब देखिए इसको 0 करना है तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, जैसे मैट्रिक्स में करते थे, r3 + r4, तो 5 + -2 3 0 1 + 0 1 0 + 0 1 0 + 0 1 0, सॉरी 0 + 0 0, एंड अगेन हाफ + हाफ - हाफ 0 एंड 1 + 0 1। अब देखिए ये हाफ है, ये माइनस हाफ है, इन दोनों को फिर ऐड कर दीजिए, -2 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, यहां पे 1 अगेन 1 अगेन 1। अब ये देखिए ये क्या है -हाफ, ये क्या है -हाफ, तो हम क्या करेंगे r1 -r4, इसी वाला जो ओल्ड r4 है आपका, तो 2 -2 यानी कि 6, ये हो गया आपका 0, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0, ये 1 है, और यहां पे तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 0 एज इट इज रहेगा। अब देखिए -हाफ एंड -हाफ इट बिकम्स -1 एंड 0 -1 -1, क्योंकि इस ऑपरेशन को हमें लगाना है। तो अब यहां पे मैक्सिमम z और अपना डेल्टा j फाइंड कर लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा ये आपका -6 -12, ये आ गया -18, और यहां पर आपका ये डेल्टा j, तो देखिए x1 0 x2 0 s1 0 s2 0, बस केवल इन दोनों के लिए फाइंड करना है हमें, तो 0 माइनस ये 0 0 0 एंड ये हो जाएगा -3 -1 यानी कि 3, कितना आ गया -3। इस तरीके से यहां देखिए s4 के लिए 0 0, ये हो जाएगा -2 +6 यानी कि +4 -4। देखिए जितने भी डेल्टा जेज हैं आपके वो सभी क्या लें, < 0, और जो आपका ये b है ये क्या है > 0, तो इसका मतलब आपका फिजिबल सॉल्यूशन आपको मिल गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब आपको मिल चुका है। तो कंक्लूड करते हैं, सिंस ऑल डेल्टा जेज आर < 0 which gives optimum solution, which gives optimum
सॉल्यूशन, दैट इज जो कि आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है कि x1 है आपका -3, x2 है आपका -2, तो जो आपका ये सॉरी नॉट ये नहीं -3 -2 नहीं, ये वैल्यूज 3 एंड 4, ये तो कोएफिशिएंट्स है। x2 है आपका 3, ये x1 है आपका 4। तो ध्यान से काम करना है, सॉल्यूशन हमेशा आपको यहां मिलेगा जैसे सिंप्लेक्स में मिलता है, x1 4, x2 3, एंड जो आपका मैक्सिमम z है वो है आपका -18। चाहे तो इन वैल्यूज को यहां रख के वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग अपनी खत्म कर दी है। तो जो लास्ट टॉपिक मैंने कहा था कि डुअलिटी मेथड और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में जो अंतर था वो मैंने आपको बता ही दिया है। क्या अंतर है कि डुअलिटी मेथड में हम ऑलवेज प्राइमल सॉल्यूशन का डुअल निकाल के उस डुअल को सॉल्व करते हैं, लेकिन डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम ऐसा कुछ नहीं करते। वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से उसकी टेबल बनती है यहां पे। तो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के एक एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं और हमने काफी एग्जांपल्स भी इसके देख लिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हमने देख ली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या वर्कशीट्स या नोट्स से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां कांटेक्ट करके आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टडी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मैं बहुत जल्दी इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूं और आपको बता दूं कि लीनियर अलजेब्रा और इंटीग्रल कैलकुलस की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब बहुत जल्दी आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस और आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये 2 लेक्चर सीरीज और नाथ कोचिंग्स के चैनल पे शुरू होने वाली है। तब तक के लिए गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने किसी मैथमेटिशियन फ्रेंड्स के साथ। ओके बाय।